ईरानी सुप्रीम कौमी सलामती काउंसिल ने कहा है कि दुश्मनों ने मुज़ाकरात के दौरान मज़मूम हरकत की है। सऊदी हुकूमत के साथ मिलकर अमरीकी हुकूमत जाहिरियत की। ईरान कभी भी दुश्मन के आगे हथियार नहीं डालेगा। दुश्मन की जाहिरियत का फैसला कुन जवाब देने का अभी सिर्फ आगाज़ किया गया है। तेहरान और दीगर ईरानी शहरों पर फ़ज़ाई हमलों का जवाब देना होगा। ईरानी आवाम पर पुरसुकून रहें। ज़रूरियात ज़िंदगी के तमाम इंतज़ामात मुकम्मल है। ईरानी सुप्रीम कौमी सलामती काउंसिल ने कहा है कि दुश्मनों ने मुज़ाकरात के दौरान मज़मूम हरकत की है। सऊदी हुकूमत के साथ मिलकर अमरीकी हुकूमत ने जाहिरियत की। ईरान कभी भी दुश्मन के आगे हथियार नहीं डालेगा। दुश्मन की जाहिरियत का फैसला कुन जवाब देने का अभी सिर्फ आगाज़ किया गया है। तेहरान और दीगर ईरानी शहरों पर फ़ज़ाई हमलों का जवाब देना होगा। ईरानी अवाम पुरसुकून रहें। ज़रूरियात ज़िंदगी के तमाम इंतज़ामात मुकम्मल हैं। ज़रा इस बयान से यही लग रहा है कि ईरान तैयार है, वो भी इस जंग को जो है वो ड्रैग करना चाहता है। ये कहा जा रहा है कि ज़रूरियाती ज़िंदगी के तमाम इंतज़ामात मुकम्मल हैं। जी जी, मैं आपको एक और बात भी बताना चाहता हूँ कि कुछ हफ्ते पहले जो ईरान के सदर हैं महमूद पेजेश्कियन, शायद मैं दुरुस्त नहीं फरमा रहा उनका नाम, उन्होंने बाकायदा ऑर्डर जारी किए थे कि हर सूबे का जो गवर्नर है ना, वो अब खुद मुख्तार है। उनको फंड्स भी रिलीज कर दिए गए। उनको कहा कि जी अगर आपने किसी के साथ, किसी और मुल्क के साथ भी तिजारत करनी है, आपको हमारे हाँ या ना का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। मतलब कि उन्होंने अपने गवर्नेंस स्ट्रक्चर को डिसेंट्रलाइज कर दिया है। राइट, डिसेंट्रलाइज आप क्यों करते हैं अपने गवर्नेंस स्ट्रक्चर को? क्योंकि आपको पता है कि यार अगर ये हमें निशाना बनाएगा, अगर आला क़यादत को वाइप आउट कर देगा तो सिस्टम चलता रहे। राइट, अब आपने खुद थोड़ी देर पहले बिल्कुल मेरी नजर में 100% दुरुस्त एक बात की है कि यार इनकी कोशिश होगी, ईरान की कोशिश होगी कि जितना लंबा खींचते जाओ, क्योंकि अमेरिका में बहुत कुछ है, माल है, असला है, पॉपुलेशन है, वसाइल है, सब्र नहीं है, बिल्कुल सब्र नहीं है। और ट्रंप में तो बिल्कुल सब्र नहीं है ना, ये वो बच्चों की तरह है ना जो हर 2 सेकंड के बाद किसी नई खिलौने के साथ डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। अगर इसके हाथ में आपका मोबाइल फोन आ जाए तो उसके सामने अपनी चाबियों को छनकाएंगे तो वो कहेंगे अच्छा मुझे अपनी चाबियां दे दो, फिर आप मोबाइल फोन उससे वापस ले लो। ट्रंप इज इजीली डिस्ट्रैक्टेड एंड अमेरिका हैज नो पेशेंस। तो जितनी लंबी ये जंग चलेगी, ज्यादा चांसेस हैं कि ईरान बच जाएगा। लेकिन फिर बात वही आती है कि आप कब तक इतना नुकसान सस्टेन कर सकते हैं, आपके अंदरूनी सूरत हाल क्या है। कल अगर हजारों लोग रोडों पे निकल आते हैं और कहते हैं कि ये हुकूमत जाए, फिर क्या होगा? राइट, और देखिए मंसूबाबंदी पूरी है। जो ईरान और इजराइल के बीच में जंग हुई थी, आप समझे कि वो एक ट्रेलर था, वो एक टेस्टर था कि अच्छा अगर हम ये करेंगे, ये क्या करेंगे। इससे आपको पता लग जाता है कि आपकी दुश्मन की कैपेबिलिटी क्या है। राइट, जैसे कि फॉर एग्जांपल पाक भारत जंग में ड्रोन भेजने का मकसद क्या था? उनसे कोई ज्यादा नुकसान तो नहीं होना था, वो देखना चाह रहे थे कि हमारी एयर डिफेंस की कितनी कैपेबिलिटी है, क्या हम डिटेक्ट कर सकते हैं, क्या हम उन्हें रोक सकते हैं। जब हमने दिखाया कि हाँ हम रोक सकते हैं, वो जंग खत्म हो गई वहां पर। राइट, ईरान की भी मेरा ख्याल है कुछ हद तक ये कोशिश है, लेकिन फिर भी भारत बहुत बड़ा मुल्क है, उनकी बहुत बड़ी फौज है, लेकिन फिर भी हम उनका मुकाबला कर सकते हैं। ईरान और अमेरिका का कोई कंपैरिजन नहीं हो सकता। यू सी, दिस इज द प्रॉब्लम जहां तक मुझे नजर आती है जी, कि ईरान कब तक सस्टेन करेगा, कितने मिसाइल हैं उनके पास, कब तक फायर करते रहेंगे, स्पेशली जब आपके पास कंप्लीट एयर डोमिनेंस है दुश्मनों की, कंप्लीट एयर डोमिनेंस। आप उनके एक जहाज को नुकसान नहीं पहुंचाते। एंड और देखिए, टू बी फेयर, आई मीन दुनिया की सबसे केपेबल मिलिट्री एक ऐसे मुल्क पर वार कर रही है जिसमें 50 सालों से सैंक्शन लगे हुए हैं। बराबरों की जंग तो कहीं से नहीं हुई ना जी, लेकिन बराबरों की जंग में जो कमजोर पार्टी है उसके पास एक सिर्फ एडवांटेज होता है, और वो है कि उसके लिए सिर्फ बच जाना ही जीत है। राइट, जैसे कि गुरिल्ला आर्मी के बारे में अक्सर कहा जाता है कि हमें जीतना नहीं है, हमने सिर्फ हारना नहीं है। आप समझ रहे हैं मेरी बात? तो अगर ईरान लड़ता रहा और कहा कि नहीं जी हम नहीं झुक रहे, तो इवेंचुअली अमेरिका में भी शायद ये सवाल पूछे जाएंगे कि यार हम कर क्या रहे हैं। और इस बात को हम नजरअंदाज ना करें। मेरे बड़े कॉलीग मेरे से डिसएग्री करते हैं इस बात पर, लेकिन मैं इस बात पर कायम हूं कि अमेरिका में पब्लिक ओपिनियन शिफ्ट हो रहा है अगेंस्ट इजराइल। ये मैं एक वैक्यूम में बात नहीं कर रहा, ये सिर्फ मफरूजे नहीं है। आप उनकी अपनी पोलिंग देखें तो आप देखेंगे कि डेमोक्रेटिक पार्टी में तो चले
जो यंग लोग हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा जो मेरी उम्र के हैं या 60-70 उम्र की हैं, हम तो अब हमारे दिमाग एक जगह फ्रीज हो गए हैं ना, आप समझ लें। लेकिन जो नई पौध है वहां पर, वो अगर एंटी इजराइल नहीं है तो यकीनन प्रो इजराइल नहीं है। बहुत तबके होंगे, मैं मानता हूं, जो प्रो इजराइल है, लेकिन यंग डेमोक्रेटिक वोटर्स, बल्कि कमाला हैरिस के हारने की भी एक वजह यही थी कि उसने नस्लकुशी को सपोर्ट कर रही थी, और यंग डेमोक्रेट ने कहा कि यार अगर आप नस्लकुशी के खिलाफ नहीं खड़े हो सकते तो फिर आप किस चीज के खिलाफ खड़े हो। तो उन्होंने वोट नहीं डाला, इसीलिए ये एक बहुत बड़ी वजह थी कमाला हैरिस की शिकस्त के पीछे। लेकिन अब मोर इंपॉर्टेंटली हम ये भी देख रहे हैं कि रिपब्लिकन में ये सेंटिमेंट आ गया कि यार हम क्यों जंग लड़ रहे हैं इस मुल्क के लिए जो वैसे ही हमारे पे थूकता है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि व्हाइट हाउस में, स्टेट डिपार्टमेंट में, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस में, पेंटागन में ये सोच है, नहीं, हरगिज नहीं है। अगर होती तो फिर अभी आज नहीं हम बात कर रहे होते ना इस तरह। लेकिन बहुत शुक्रिया जर्रार आपके वक्त का।